कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तान्या की बात सुनकर सहर मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन पुरानी मम्मा तो मुझे खुद टॉयलेट लेकर जाती थी, क्या आप मुझे टॉयलेट लेकर नहीं जाओगे? ये तो गलत बात है डैड, ये वाली मम्मा मुझे नहीं चाहिए। ये बोलते हुए उसने तुरंत अपनी नज़रें दृश्यम की तरफ घुमा दी थी। दृश्यम भी जल्दी से बोला, देखो तान्या, अगर तुम्हें इन फ्यूचर मेरी वाइफ बनना है तो अब इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं तो एक काम करो, तुम प्लीज़ कैब बुला लो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही तान्या इरिटेट होते हुए बोली, ओके फाइन, मैं इसे लेकर टॉयलेट जा रही हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि टॉयलेट है कहाँ पर? दृष्टि जल्दी से बोली, उस तरफ। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ इशारा किया। तान्या पैर पटकते हुए तुरंत उस तरफ बढ़ गई थी। उसने सहर का हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था। आयत की जोरों से हंसी छूट गई और दृष्टि भी हंसने लगी थी। हंसते हुए उसने तो अपना पेट पकड़ लिया था और आयत के पास आ गई थी। तान्या के सामने तो उसने आयत को नहीं बुलाया, लेकिन अब वो आयत के पास आई और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगी। आयत की आंखों में एकदम से नमी आ गई थी। पिछले 2 दिनों से वो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला था, पर अब दृष्टि की तरफ से वो स्नेह सा महसूस कर उसका खुद पर कंट्रोल छूट गया था। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और दृष्टि के सीने से लग गई। दृष्टि की आंखें भी नम हो गई थी। उसने जल्दी से आयत को संभाला और बोली, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तुम क्यों रो रही हो, लेकिन रो कर अपनी मॉम की आत्मा को परेशान मत करो। वो जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और मैं हूं ना बेटा, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? उसकी बात सुनते हुए आयत उससे अलग हुई और उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। दृष्टि ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मेरी खुद की बेटी तो मुझे छोड़कर उस भगवान के पास चली गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार दूंगी। तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ बनूंगी। आयत एक बार फिर से रो पड़ी और दोबारा दृष्टि के गले लग गई। दृष्टि अब एक बार फिर उसे संभालने लगी थी। दूर खड़ा दृश्यम उन दोनों को देख रहा था। एक तरफ उसे दृष्टि पर पूरा यकीन था कि दृष्टि आयत को प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, तो दूसरी तरफ उसे आयत पर भी पूरा भरोसा था कि वो दृष्टि की बहुत रिस्पेक्ट देगी, वही रिस्पेक्ट जो वो अपनी मॉम को देती। पर तभी अचानक से उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और वो खुद उससे बड़बड़ाते हुए बोला, तो क्या मतलब मुझे सास बहू का ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा? वो जो हर घर में सास बहू की लड़ाई होती है वो इस घर में नहीं होगी, लेकिन ऐसे तो कितना बोरिंग होगा सब कुछ। ये बोलते हुए उसके चेहरे का तो रंग उड़ा हुआ था। वो बेशक से बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसका बड़बड़ाना भी आयत और दृष्टि को साफ सुनाई दे रहा था। वो दोनों जानती थी कि वो उन्हें सुनाने के लिए ही बोल रहा है। अब वो दोनों उसे घूर घूर कर देखने लगी थी, जैसे कह रही हूँ कि तुम तो रुको बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में ड्रामे की कमी तो हम अच्छे से पूरी करेंगे। उधर तान्या ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ देखते हुए बोली, जाओ अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ। सहर तुरंत अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, लेकिन पहले मेरी पैंट तो उतारो। तान्या चौंकते हुए बोली, अब वो भी मुझे ही उतारनी पड़ेगी क्या? सहर झट से बोली, कोई बात नहीं, आप रहने दो, मैं अपनी मम्मा को ही बुला लेती हूँ। उसकी बात पर तान्या और भी ज़्यादा इरिटेट हुई और बोली, ओके फाइन, उतार रही हूँ मैं, तुम चुप रहो। ये बोलकर वो नीचे की तरफ झुकी और उसकी पैंट उतारने लगी, लेकिन उसका बटन इतना ज़्यादा टाइट था कि तान्या से खुल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा इरिटेट होती जा रही थी। और फिर अचानक उसे अजीब सी आवाज़ आई और एक तेज स्मेल वहाँ पर फैल गई। उसने हैरानी से सहर की तरफ देखा तो सहर अपना पेट पकड़ते हुए बोली, सॉरी न्यू मम्मा, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने बीच में ही कर दिया। उसकी बात पर तान्या जोरों से चिल्लाई और बोली, वाट, तुमने बीच में ही कर दिया और अब तुम ये सोच रही होगी कि मैं वो सब क्लीन करूँगी? जस्ट शट अप, मुझे ये सब क्लीन नहीं करना। मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर वो तुरंत भागते हुए बाहर की तरफ आई। अगले ही पल उसकी नज़र दृश्यम पर गई, जो आयत के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो लोग बस उसके मज़े लेने के लिए उसे लेकर आए हैं। वो तुरंत बाहर की तरफ निकलते हुए बोली,
तुम्हारे बच्चे तुम्हें मुबारक हो, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा कि तुम मेरे साथ गंदा खेल खेल रहे हो। तुम ना ही मुझसे शादी करने वाले हो और ना ही शायद को छोड़ने वाले हो। बस मुझे यहाँ पर लाकर पटक दिया है ताकि तुम लोग मुझे परेशान कर सको। लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ भाग गई और उसे भागते हुए देख दृश्यम और दृष्टि की हंसी छूट गई। आयत भी उन लोगों के साथ हंस रही थी। दृश्यम तुरंत बोला, ऐसा भी क्या हुआ कि ये इतनी जल्दी भाग गई? मैंने तो इतने अच्छे अच्छे प्लान बना रखे थे, लेकिन इसने तो सब बेकार कर दिया। आयत मुस्कुराते हुए बोली, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ भाग गई। वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ आई, उसने देखा कि सहर और आयरा दोनों जोरों जोरों से हंस रहे थे और आपस में एक दूसरे के साथ हाई फाई कर रहे हैं। तान्या, जो इस डर से भाग गई थी कि सहर ने बीच में ही पोटी कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब आयरा का प्लान था। आयरा ने अपने मुंह से आवाज़ निकाली और फिर तुरंत वहाँ पर एक गंदा सा परफ्यूम छिड़क दिया जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार थी, जिससे तान्या को लगा कि सहर ने बीच में ही पोटी कर दी है। आया तब उन दोनों के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ऐसा भी क्या किया तुमने कि वो इतनी जल्दी भाग गई? आयरा मुस्कुराते हुए बोली, ये तो इसका कमाल है मामी। ये बोलते हुए उसने वो परफ्यूम की बोतल आयत के सामने की। आयत ने चौंकते हुए पूछा, इसका कमाल? अभी वो बोल ही रही थी कि सहर ने मुंह फाड़ करने की आवाज़ निकाली तो आयत की आंखें बड़ी हो गई। उसके बच्चे इतने तेज हो गए थे, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। वो भी जोरों से हंसने लगी थी। आयरा और सहर ये बात बताने के लिए अब भागते हुए बाहर की तरफ आ गई थी और उनके साथ साथ आयत भी बाहर की तरफ आई। बच्चों ने आकर दृश्यम को अपनी हरकत बताई तो दृश्यम भी हंसने लगा था। तभी दृश्यम की नज़र आयत पर गई जो ऊपर अपने रूम में जा रही थी। उसने अब बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलने को कहा और फिर तुरंत ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर जाते हुए उसने दृष्टि की तरफ देखा तो दृष्टि ने अपनी पलकें झपका दी जैसे कह रही हो कि वो जाए ऊपर, बच्चों को वो संभाल लेगी। दृश्यम जैसे ही ऊपर अपने रूम में आया, उसकी नज़र आयत पर गई जो क्लोजेट खोलकर खड़ी थी, जैसे देख रही हो कि उसके जाने के बाद दृश्यम ने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया, लेकिन उसके सारे कपड़े, उसका सारा सामान बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो रख कर गई थी। और अब दृश्यम ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? आयत मुस्कुराते हुए बोली, सुकून मिल रहा है। दृश्यम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, अच्छा क्यों? आयत ने अपनी बाहें उसके कंधों पर रखते हुए कहा, अपने घर पर आकर, अपने रूम में आकर अपने पति की बाहों में समाकर किसी बीवी को सुकून नहीं मिलेगा? दृश्यम ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन तुम मेरी बीवी तो नहीं हो। आयत ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? मैं आपकी बीवी क्यों नहीं हूँ? कोर्ट मैरिज हुई है हमारी तो मैं आपकी बीवी तो हूँ। दृश्यम हंसा और बोला, तुम्हें पता है दृश्यम मल्होत्रा बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो हर एक चीज़ को अपने हिसाब से कैसे तैयार कर दे ये सामने वाला कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो सामने वाले को दिखा रहा है वो सच ही हो। हाँ, हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी, लेकिन वो कोर्ट मैरिज सिर्फ 1 महीने के लिए थी। मैं तुम्हारे साथ ना ही किसी तरह की ज़बरदस्ती करना चाहता था और ना ही तुम्हें कोई धोखा देना चाहता था, इसलिए मैंने उस कोर्ट मैरिज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। हाँ, ऐसे डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवाए जो इस बात को कहीं पर भी लीगली प्रूफ कर सकते थे कि हम दोनों की कोर्ट मैरिज परमानेंट है, पर वो परमानेंट नहीं थी सेनोरिटा। उसकी बात पर आयत चौंक गई। दृश्यम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, और मैं कोई कोर्ट मैरिज चाहता भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर शादी करना चाहता हूँ जिसके बाद तुम लीगली और पूरे रस्मी रिवाजों से मेरी बीवी बनोगी। क्या अब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? ये बोलते हुए उसने खुद को थोड़ा पीछे करते हुए अपना हाथ आयत की तरफ बढ़ाया। आयत तो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और अब वो अपनी आंखों में नमी लिए बोली, आपकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम होगी मिस्टर मल्होत्रा। आप हर बार मुझे अपनी बातों से निःशब्द कर देते हैं। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप मिले, और अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लें। मुझसे शादी करके मुझे सच में मिसेज मल्होत्रा बना लें। उसके बाद मैं 7 जन्मों के लिए आपकी हो जाऊंगी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया था और फिर अगले ही पल दृश्यम ने उसे एकदम से गोल घुमाया और ऐसा लगा जैसे वक्त पूरी तरह से बदल गया हो।
कुछ ही घंटे में मल्होत्रा मेंशन में शादी का मंडप लग चुका था और दृश्यम और आयत दोनों मंडप में बैठे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। सामने ही बच्चे और दृष्टि के साथ नील खड़ा था, जो उनकी शादी होते हुए देख हद से ज़्यादा खुश थे। पंडित जी ने दृश्यम और आयत को फेरे के लिए खड़े होने को कहा तो वो दोनों फेरों के लिए खड़े हुए और एक दूसरे का हाथ थाम कर अग्नि को साक्षी मानते हुए एक दूसरे को दिल ही दिल वचन देने लगे। वचन पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे का साथ निभाने का, एक दूसरे को पूरा करने का और एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने का। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था और फेरों के बाद वो दोनों एक बार फिर से नीचे बैठी और अब पंडित जी ने दृश्यम को आयत के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। वैसे तो दृश्यम ने आयत को पहले ही मंगलसूत्र पहनाया हुआ था, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए उसने वो मंगलसूत्र उतार दिया था। दृश्यम ने उसके लिए एक अलग से खूबसूरत सा मंगलसूत्र बनवाया हुआ था। आयत तो अपना पहला वाला मंगलसूत्र पहनना चाहती थी, लेकिन दृश्यम ने उसे नया वाला मंगलसूत्र पहनाया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, बेशक से कुछ भी हो जाए जान, लेकिन इसे अपने गले से मत उतारना। आयत थोड़ा सा हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पलकों को झपकाया और बोली, जैसा आप कहें। ये बोलकर वो मुस्कुराई। दृश्यम ने अब पंडित जी के कहने पर उसकी मांग में सिंदूर भरा तो थोड़ा सा सिंदूर उसके नाक पर गिर गया। सहर जल्दी से बोली, मैंने वीडियो में देखा है मम्मा, अगर होने वाली दुल्हन के नाक पर ये रेड कलर गिरे तो अच्छा होता है। आयत उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और मन ही मन बोली, ये रेड कलर कोई कलर नहीं है बेटा, ये तो वो एहसास है जिसने आज आपकी मम्मा को हमेशा हमेशा के लिए आपके डैड का बना दिया। पंडित जी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आपको भगवान का ढेरों आशीर्वाद, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये बोलते हुए उन्होंने दृष्टि और नील की तरफ देखा। आयत का हाथ पकड़कर दृश्यम अपनी जगह से उठा और नील और दृष्टि के पास आया। उन दोनों ने उनका आशीर्वाद लिया और फिर आयरा और सहर भी जल्दी से उन दोनों के पास आकर उनके पैरों से लिपट गए। आज सही मायनों में आयत दृश्यम की बीबी बन गई थी। उसकी मांग में भरा हुआ सिंदूर और गले में पहनाया हुआ दृश्यम का मंगलसूत्र तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी ज़िंदगी से हर तकलीफ दूर हो गई हो, अब बस उसकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो। लेकिन कई बार इंसान जैसा सोचता है वैसा होता कुछ भी नहीं, और जो इंसान ने सोचा भी ना हो कुछ ऐसा हो जाता है। अब आयत की ज़िंदगी में क्या होने वाला था ये तो वक्त ही बताने वाला था, लेकिन एक तूफान आने को था, कब और कैसे ये फ़िलहाल किसी को भी नहीं पता था। आयत और दृश्यम फाइनली एक दूसरे के हो चुके थे। उनकी शादी पूरी हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन चुके थे। पंडित जी की बात सुनकर वो दोनों खड़े हुए और सबसे पहले उन्होंने पंडित जी का ही आशीर्वाद लिया और फिर बाद में नील और दृष्टि के पास आए। नील और दृष्टि का आशीर्वाद लेने के बाद वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आयरा और सहर दोनों उनके पैरों से लिपटी हुई थी। दृष्टि उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मैं अंदर चलकर गृह प्रवेश की तैयारी करवाती हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं रुको। आयरा और सहर दोनों एक साथ बोली, हम भी आपके साथ चलेंगे। ये बोलकर उन्होंने दृष्टि का हाथ पकड़ लिया था। दृष्टि हंसने लगी और फिर उन दोनों को लेकर अंदर चली गई। नील भी तुरंत बोला, मैं भी अंदर चलकर देखता हूँ, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। ये बोलकर वो तुरंत अंदर चला गया। ऐसा नहीं था कि उसे दृष्टि को कोई काम करवाना था, बल्कि वो चाहता था कि दृश्यम और आयत दोनों को स्पेस मिले, दोनों एक दूसरे से बात कर सके। दृश्यम नील के जाते ही आयत की तरफ देखते हुए बोला, फाइनली तुम मेरी बीबी बन ही गई। आयत भी मुस्कुराते हुए बोली, और अब हर जन्म में ही आपकी बीबी बनूंगी। दृश्यम तुरंत मुँह बनाते हुए बोला, फिर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि एक ही बीबी के साथ हर जन्म बिताना बहुत बोरिंग हो जाएगा। क्या शादी का एक आध फेरा कम करके हम ये बात थोड़ी बदल नहीं सकते क्या? आयत ने उसे घूर कर देखा तो दृश्यम हंसने लगा। तभी एक सर्वेंट उन दोनों के पास आई और बोली, अंदर बड़ी मालकिन और मालिक आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर दृश्यम ने आयत का हाथ कसकर पकड़ा और फिर उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया, जहाँ दृष्टि दरवाजे पर खड़ी थी।
उसने अपने हाथों में आरती की थाल पकड़ी हुई थी, नीचे चावलों से भरा हुआ कलश भी रखा था और साथ ही साथ एक बड़ा थाल भी था जिसमें आलता था, जिसमें पैर रखकर आयत अंदर की तरफ जाने वाली थी। उसने पहले आयत और दृश्यम की आरती उतारी और फिर साथ ही साथ उन दोनों की नजरें भी उतारी, जिसके बाद आयत ने चावलों से भरा हुआ कलश आगे की तरफ गिराया और फिर आलते में अपने दोनों पैर रखते हुए अंदर की तरफ आई। दृश्यम ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सहर और आयरा उसे देखकर तालियां बजा रही थी और सर्वेंट उन दोनों पर फूलों की बारिश कर रहे थे। दृश्यम और आयत दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर की तरफ गए और फिर आयत ने अपने हाथों से मंदिर में दिया जलाया। दृष्टि और नील दोनों पीछे की तरफ खड़े थे। उन दोनों ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दृश्यम और आयत की तरफ देख रहे थे। नील मुस्कुराते हुए बोला, इन दोनों को यूं देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुराना कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। दृष्टि मुस्कुराई और बोली, आपको याद है वो वक्त जब मैं भी आपकी बीवी बनकर इस घर में आई थी? कितने उतार चढ़ाव आए थे हमारे रिश्ते में। पत्थर दिल के थे आप, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नील उसकी तरफ घूमते हुए बोला, पर तुम्हारे प्यार ने मेरे पत्थर दिल को मोम बना दिया और आज मुझे मेरे दुश्मनों पर भी गुस्सा नहीं आता। तुमने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दृष्टि हंसते हुए बोली, तू गुस्सा करके करना क्या है? जब प्यार से सब कुछ हैंडल हो सकता है तो गुस्सा क्यों करना? नील कुछ सोचते हुए बोला, क्योंकि कुछ लोगों को बेशक से प्यार से जितना मर्जी समझाओ लेकिन उन्हें अक्ल नहीं आती। उनके लिए गुस्सा भी ज़रूरी होता है और कुछ ऐसा जिससे उनको सबक मिल सके। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई थी। दृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो नील ने उसे तुरंत अपनी बाहों में लिया और बोला, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो ना, तुम्हें टेंशन लेना अलाउड नहीं है। दृष्टि ने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मुझे टेंशन लेना अलाउड नहीं है और मैं टेंशन लेती भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पति दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं और मेरा बेटा, वो भी अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। इस घर को और इस घर की खुशियों को कभी कोई आंच नहीं आएगी। उसकी बात पर नील ने बड़े ही प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे और दूसरी तरफ आयत और दृश्यम भी एक दूसरे के सामने थे, जहां दृश्यम ने बड़े ही प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। इस वक्त उनकी फैमिली एकदम परफेक्ट लग रही थी और कुछ देर बाद दृष्टि ने आयत को ऊपर रूम में भेज दिया ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके। आयत बेड पर बैठी थी और उसका दिल हद से ज़्यादा बेचैन हो रहा था। अब तक तो उसने जैसे तैसे दृश्यम को रोक रखा था। कई बार वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते आते रह गए, लेकिन आज तो उन दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म होने वाली थी। आज वो पूरी तरह से दृश्यम के होने वाली थी। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। और दूसरी तरफ दृश्यम नीचे गार्डन एरिया में था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कुछ सोचते हुए उसने सामने वाले से कहा, तुम सब कुछ अरेंज करो, थोड़ी देर में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। सामने वाले ने यस बॉस कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दृश्यम के चेहरे पर अब अजीब से एक्सप्रेशंस थे, लेकिन तभी उसने अपने रूम की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आयत ने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहां पर 8 बज चुके थे। वो बस यही सोच रही थी कि अब तक तो दृश्यम को आ जाना चाहिए था, लेकिन तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। उसे लगा शायद दरवाजे पर दृश्यम है। उसने तुरंत सामने की तरफ देखा, लेकिन वहाँ सर्वेंट थी। अब वो सर्वेंट आयत की इजाज़त पर अपना सिर झुकाते हुए अंदर आई और बोली, वो एक्चुअली मुझे दृश्यम सर ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि बाहर गाड़ी आपका वेट कर रही है। आज वो इस रूम में नहीं आने वाले, बल्कि आपको उनके पास जाना होगा। सर्वेंट की बात सुनकर आयत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ वो रूम में कब से उसका इंतज़ार कर रही थी और दूसरी तरफ दृश्यम तो अब यहाँ पर आने ही नहीं वाला था, बल्कि वो तो कहीं और खुद आयत का इंतज़ार कर रहा था। अब आयत को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कपड़े चेंज करके जाए या फिर यूं ही चली जाए, लेकिन वो कोई डिसीजन लेती उससे पहले ही वो सर्वेंट बोली, और सर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी आप गाड़ी में बैठिए, इसलिए आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब तो आयत की दुविधा ही दूर हो गई थी। उसके पास जब चेंज करने का वक्त ही नहीं था तो वो क्या ही चेंज करती। इसलिए उसने बस अपना लहंगा संभाला और सर्वेंट के साथ बाहर की तरफ आ गई।
उसे अजीब तो लग रहा था कि थोड़ी देर पहले उसका उस घर में गृह प्रवेश हुआ है और अब एक बार फिर से वो बाहर जा रही है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो जानती थी दृष्टि बच्चों को संभाल लेगी और खुद दृष्टि ने ही कहा था कि आज के दिन वो बच्चों की टेंशन ना ले। इसलिए वो चुपचाप बाहर आई और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी किसी होटल या रिजॉर्ट में रुकने की बजाय एक बंद पड़ी फैक्ट्री में आकर रुकी तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। उसने तुरंत ड्राइवर की तरफ देखा और बोली, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं मिस्टर मल्होत्रा? मुझे यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं बुला सकते। ज़रूर आप मुझे गलत जगह पर लेकर आए हैं। अभी इसी वक्त चलिए यहाँ से, या फिर मुझे मिस्टर मल्होत्रा को ही कॉल करना होगा। ये बोलते हुए उसने अपने आसपास अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन वहाँ पर उसका फ़ोन नहीं था। ड्राइवर ने अब तुरंत उसका फ़ोन अपने हाथ में लिया और ऊपर की तरफ करते हुए बोला, कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही? आयत ने तुरंत उसके हाथों से फ़ोन खींचना चाहा, लेकिन ड्राइवर ने वो फ़ोन बाहर की तरफ फेंका और बोला, सॉरी मैडम, अभी फ़िलहाल आपको ये फ़ोन तो नहीं मिल सकता। उसके बात करने के लहजे से ही आयत पूरी तरह चौंक गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जाल में फंस गई हो। उसका दिल अब घबराने लगा था। उसने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। बाहर पूरी तरह से सन्नाटा था, जैसे वहाँ पर कोई भी ना रहता हो, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर अतुल्य उसे अपनी डेविल नज़रों से देखते हुए आगे की तरफ आ रहा था, और वहाँ पर अतुल्य को देखकर आयत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अतुल्य जल्दी से बोला, क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? ये सोच रही हो कि मल्होत्रा मेंशन के नौकर तुम्हें धोखा कैसे दे सकते हैं? क्यों वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकते? जब दृश्यम लोगों को खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं? भूलो मत कि मैं भी मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में से एक हूँ। चीज़ों के साथ साथ लोगों को खरीदना भी मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अतुल्य की बात सुनकर आयत उसे गुस्से से देख रही थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरी तरह से अतुल्य के जाल में फंस गई हो। जितना उसे अतुल्य पर गुस्सा आ रहा था, उतना ही ज़्यादा उसे डर भी लग रहा था। उसने अपने आसपास अपनी नज़रें घुमाई। वहाँ पर अतुल्य और उस ड्राइवर के अलावा फ़िलहाल उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर कोई होगा या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता था। अतुल्य उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोला, अब तुम मेरे चंगुल से आज़ाद नहीं हो सकती हो आयत। देखो ना, किस्मत भी कितनी अजीब होती है। एक वक्त था जब तुम मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन तब मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना था। पर अब तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी तो आज दृश्यम मल्होत्रा से हुई है, लेकिन करीब हम एक दूसरे के होंगे। और डोंट वरी, मैं तुम्हें बिल्कुल वही प्यार दूंगा जो पहले देता था और तुम्हें पसंद भी आता था। ये बोलते हुए उसने आयत के कंधे पर अपना हाथ रखा। आयत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर जोरों से हथौड़ा मारा हो। इस वक्त अतुल्य का हाथ उसे अपने बदन पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ना तो अतुल्य की बातें सुननी थी और ना ही उसके आसपास रहना था। उसे अतुल्य से हद से ज़्यादा नफरत थी, इसलिए उसने अतुल्य को जोरों से धक्का दिया और फिर तुरंत बाहर की तरफ भागी। उसे बाहर की तरफ भागते हुए देख अतुल्य ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वो जोरों से चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती आयत, और खबरदार, अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर आयत रुकी और उसकी तरफ पलटकर देखते हुए बोली, एक वक्त था जब तुम मुझे पसंद थे अतुल्य, लेकिन अब तो मुझे तुमसे घिन हो चुकी है। एक वक्त था जब मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, और अब ये वक्त है कि मेरा तुम पर थूकने का भी मन नहीं करता। ये बोलकर वो एक बार फिर से दरवाजे की तरफ घूमे और तेजी से भागने लगी। अतुल्य ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। अब उसने ड्राइवर की तरफ देखा और बोला, पकड़ो उसे। ये बोलकर वो खुद भी आयत के पीछे पीछे भागने लगा। आयत तेजी से भाग रही थी, लेकिन भागते भागते वो रुकी और उससे पलट कर पीछे देखा, जहाँ पर अतुल्य और ड्राइवर दोनों भागते हुए उसके पीछे पीछे आ रहे थे, और वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जिसकी वजह से आयत का उन लोगों से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन वो उन लोगों के हाथ बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। अतुल्य के हाथ तो किसी भी कीमत पर नहीं, फिर बेशक से उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
एक बार फिर वो तेजी से भागने लगी। सामने ही फैक्ट्री का बड़ा सा दरवाज़ा था जो खुला था, क्योंकि अभी अभी ड्राइवर की गाड़ी अंदर आई थी। ड्राइवर आयत को अतुल्य के पास छोड़कर वहाँ से वापस जाने वाला था, लेकिन इतना सब करने का तो उसे मौका ही नहीं मिला। फिलहाल तो वो भी आयत के पीछे पीछे तेजी से भाग रहा था और अब उसे दरवाजे को क्रॉस करते हुए आयत सड़क पर आ चुकी थी, जहाँ पर बहुत कम गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। मुश्किल से कोई एक आधी गाड़ी, लेकिन वो भी आयत के लिए नहीं रुकी। ऐसे रात के अंधेरे में इतने सुनसान रास्ते पर कोई भी क्यों ही रुकता। आयत ने वापस पलटकर पीछे अतुल्य और ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर उससे काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन अतुल्य उसके काफ़ी करीब आ चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर दोबारा तेजी से भागने लगी। अब अतुल्य भी उसके पीछे पीछे सड़क पर आ चुका था। वो आयत का नाम लेकर बार बार चिल्ला रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब उसे सिर्फ आयत पर नहीं बल्कि खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों सारे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किए। उसे इस काम में 4-5 लोग और इन्वॉल्व कर लेने चाहिए थे, जो वहाँ पर गार्ड का काम करते, जिससे आयत को भागने का मौका ही नहीं मिलता। आयत का दिल इस वक्त बुरी तरह से घबरा रहा था। एक तो उसके पीछे अतुल्य था और ऊपर से वो सुनसान रास्ता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर 1 सेकंड के लिए रुक कर दोबारा पलटकर पीछे की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। अतुल्य तेजी से भागते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन अब एक ट्रक भी उस सड़क पर अतुल्य के पीछे था और फिर देखते ही देखते वो ट्रक अतुल्य के ऊपर से होते हुए आयत की तरफ बढ़ चुका था। आयत का बदन पूरी तरह से सुन्न हो गया उस ट्रक में और आयत ने मुश्किल से 10 कदम का आयत का बदन पूरी तरह से सुन्न हो गया था उस ट्रक में और आयत में मुश्किल से 10 कदम का फासला था और फिर वो ट्रक तेजी के साथ वहाँ से गुजर गया। आयत जोरों से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वो पूरी तरह से सेफ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 मजबूत हाथ उसे अपनी कमर और पीठ पर महसूस हो रहे थे। एक पल के लिए तो उसकी धड़कनें ही रुक गई थी। वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे गहरी सांसों के साथ उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर की तरफ देखा, जहाँ पर दृश्यम का चेहरा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। आयत की आंखों से आंसू बह गए। कुछ सेकंड पहले उसे ऐसा लगा जैसे वो पल उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल था, लेकिन दृश्यम के रहते कैसे ही उसे कुछ हो सकता था। दृश्यम ने तुरंत उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ठीक तो हो जान? आयत ने अपना चेहरा हामी हिलाया। इस वक्त उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपना हाथ दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मैं तो ठीक हूँ मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन वो अतुल्य। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम बोला, जो हुआ है वो सब कुछ पूरी तरह से प्लान था जान, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है। यहाँ हर किसी को अपनी गलती की सज़ा मिलती है और अतुल्य ने तो गुनाह किया था। गुनाह मेरी बीबी पर गंदी नज़र डालने का गुनाह, अपनी घटिया साजिशों को अंजाम देने का, और गुनाह दृश्यम मल्होत्रा से पंगा लेने का। उसकी बात पर आयत की आंखों और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। अब उसने सामने सड़क की तरफ देखा, जहाँ पर अतुल्य की लाश पड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाश पूरी तरह सड़क पर चिपक चुकी हो। उसकी लाश के ना जाने कितने टुकड़े हो गए थे और वो टुकड़े सड़क पर इस कदर चिपक चुके थे कि उन्हें वहाँ से अलग करना ही पॉसिबल नहीं था। उसे देखकर आयत ने एक बार फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दृश्यम के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। दृश्यम ने उसे अपनी बाहों में कसा और बोला, हमें यहाँ से चलना होगा। आयत ने अपना चेहरा हामी हिलाया और खुद को दृश्यम ने सीने पर ही ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल दृश्यम ने उसे अपनी गोद में उठाया। उसी वक्त एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। दृश्यम आयत को लेकर गाड़ी में बैठा और फिर से गाड़ी तुरंत वहाँ से निकल गई। आयत को कुछ वक्त खुद को संभालने में लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया तो उसकी नज़र ड्राइवर पर गई। वो ज़ोरों से चिल्लाई, मिस्टर मल्होत्रा, ये ड्राइवर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, रिलैक्स 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 जान, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। दृश्यम मल्होत्रा के लोग अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते। उसकी बात पर आयत दंग रह गई। मतलब उस ड्राइवर ने दृश्यम को धोखा नहीं दिया था, बल्कि ये सब पूरी तरह से प्लान था।
दृश्यम पहले से ही जानता था कि अतुल्य उसे हासिल करने के लिए ये सब खेल खेलने वाला है, इसलिए उसने सब कुछ अतुल्य के हिसाब से किया। लेकिन जो खेल शुरू अतुल्य के हिसाब से हुआ था वो खत्म दृश्यम ने अपने हिसाब से किया। दृश्यम का दिमाग इतना तेज चलता है, इतना तो वो कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोच पाती। और अब दृश्यम के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो बड़े ही एटीट्यूड से बोला, दृश्यम मल्होत्रा यूं ही इंडिया का टॉप बिजनेसमैन नहीं है जान, कुछ तो है ना उसमें जो उसे सबसे खास बनाता है। आयत के चेहरे पर अब थोड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबाया। बेशक से उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस वक्त उसे सुकून महसूस हो रहा था और वो तुरंत बोली, कुछ खास नहीं बल्कि बहुत कुछ खास है आप में मिस्टर मल्होत्रा, या फिर यूं कहूँ कि आप सबसे अलग हैं, आप जैसा कोई नहीं। उसकी बात पर दृश्यम के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी और फिर कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक रिजॉर्ट के बाहर आकर रुकी। आयत को लग रहा था कि वो लोग घर जाएंगे, लेकिन दृश्यम जब उसे अपनी गोद में लेकर गाड़ी से बाहर निकला और आयत ने रिजॉर्ट की तरफ देखा तो वो वापस हैरानी से दृश्यम को देखने लगी। उसकी हैरानी भरी नज़रें खुद पर देखकर दृश्यम जल्दी से बोला, तो तुम्हें क्या लगा कि किसी गधे की वजह से मैं अपनी वेडिंग नाइट खराब होने दूंगा? जिस दिन के लिए मैंने इतना इंतज़ार किया है वो मैं फालतू की चीज़ पर बर्बाद कर दूंगा? नहीं सान, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हमारी वेडिंग नाइट होगी और आज ही होगी। ये बोलकर उसने आयत को अपनी बाहों में और भी ज़्यादा कस लिया था और आयत की धड़कनें भी तेज हो गई थी। दृश्यम अब उसे लेकर रिजॉर्ट के अंदर आया, जहाँ का सबसे लग्जीरियस रूम उन दोनों के लिए बुक किया गया था। और अब जैसे ही वो लोग रूम में पहुंचे, आयत के हाथ दृश्यम के कंधों पर कसने लगे थे। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अपनी और दृश्यम की वेडिंग नाइट का सोच कर ही उसके दिल में उथल पुथल होने लगी थी। और अब दृश्यम ने फाइनली उसे नीचे ज़मीन पर उतारा। आयत की नज़र बेड पर गई, जो बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था, और सिर्फ बेड ही नहीं पूरा रूम ही डेकोरेट था। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो इन कपड़ों में भी तुम मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन मुझे बोरिंग सी वेडिंग नाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जाओ और जाकर चेंजिंग रूम में चेंज करके आओ। आयत चौंकते हुए बोली, लेकिन यहाँ पर मेरे कपड़े। ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो इंसान इतना सब कुछ प्लान कर सकता है वो इतनी छोटी चीज़ कैसे ही भूल जाएगा। वो चुपचाप अपने लहंगे को संभालते हुए सामने बने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई और अंदर जाकर उसकी नज़र वहाँ पर रखी हुई नाइटी पर गई, जो बाहर की तरफ ही टंगी हुई थी। और उस नाइटी को अपने हाथ में लेकर तो उसका दिल और भी ज़्यादा बेचैन होने लगा था। आयत ने सामने रखी हुई नाइटी उठाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी तो उसने बस उसे अपने हाथों में ही लिया था, लेकिन उसे पता था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खास रात बनने वाली है। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला, कपड़े बदले और गहरी सांस लेकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। लाल रंग की सादगी भरी नाइटी में उसका चेहरा किसी नई दुल्हन की तरह खिल रहा था। उसके गालों पर शर्म की हल्की गुलाबी आभा थी और उसकी झुकी हुई पलकों में हजारों अनकहे एहसास छिपे हुए थे। जैसे ही उसकी नज़र बेड पर बैठे दृश्यम पर पड़ी, उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। दूसरी तरफ दृश्यम भी कुछ पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों में कोई अधीरता नहीं थी, केवल प्रेम, अपनापन और अपनी पत्नी के लिए अथाह सम्मान था। कुछ क्षणों तक कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। आखिर दृश्यम हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने आकर रुक गया। उसने बहुत धीरे से उसके चेहरे पर आई एक लट को कान के पीछे किया और बोला, इतनी खूबसूरत लग रही हो कि कुछ देर के लिए तो मैं बोलना ही भूल गया। आयत की पलकों ने और भी झुकना सीख लिया। उसने धीमी सी मुस्कान के साथ कहा, आज आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा। दृश्यम हल्के से हंस पड़ा। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बड़े प्यार से चूम कर बोला, जानती हो आज का दिन मेरे लिए किसी चीज़ से कम नहीं है। बिजनेस में बहुत कुछ हासिल किया, नाम कमाया, दौलत कमाई, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि सच में ज़िंदगी पूरी हुई है। आयत की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, और मुझे हमेशा लगता था कि शायद मेरी किस्मत में कभी अपना घर, अपना परिवार और इतना सारा प्यार लिखा ही नहीं है,
लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी की हर कमी पूरी कर दी। दृश्यम ने उसके माथे पर बेहद प्यार से एक चुम्बन रखा और बोला, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू तभी आएंगे जब वो खुशी के होंगे, मैं वादा करता हूँ। आयत ने मुस्कुराकर अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। दोनों कुछ देर वैसे ही खामोश खड़े रहे। उस खामोशी में भी शब्दों से ज़्यादा बातें थी। बाहर खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे हिला रही थी और कमरे में सजी हल्की खुशबू उनके इस पल को और भी यादगार बना रही थी। कुछ देर बाद आयत ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोली, एक बात पूछूं? दृश्यम मुस्कुराया, आज तुम्हें हर सवाल पूछने का हक है। आयत हल्की सी शर्माई और बोली, अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा परेशान करूं, बहुत ज़्यादा जिद करूं, बिना वजह आपसे लड़ूं, तब भी ऐसे ही प्यार करेंगे मुझे? दृश्यम हंस पड़ा। उसने उसके दोनों गाल अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे तो तुम्हारा गुस्सा भी पसंद है, तुम्हारी जिद भी और तुम्हारी शिकायतें भी, क्योंकि इन सब के पीछे सिर्फ मेरा हक छिपा होता है। आयत की आंखों से एक खुशी का आंसू निकल आया। उसने तुरंत उसे पूछना चाहा, लेकिन दृश्यम ने उससे पहले ही अपने लबों से उन आंसुओं को समेट लिया। ये आंसू संभाल कर रखूँगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये उस लड़की के हैं जिसने मुझे सिर्फ अपना पति नहीं बल्कि अपना पूरा संसार मान लिया। आयत ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उस आलिंगन में विश्वास था, अपनापन था और उन दोनों की अब तक की हर तकलीफ का अंत था। दृश्यम ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज तो तुम मुझसे बच नहीं सकती हो मिसेज मल्होत्रा। आयत उसकी गर्दन में अपनी बाहों को लपेटते हुए बोली, आपसे बचना भी कौन चाहता है, मैं तो आपकी होना चाहती हूँ पूरी तरह से। बहुत तड़पाया है ना आपको? दृश्यम उसे बेड पर लेटाते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, जिस इश्क में तड़प ही ना हो वो इश्क कैसा? ये बोलते हुए दृश्यम ने आयत को अपनी बाहों में भर लिया और आगे बढ़कर उसके लबों पर अपना इख्तियार रख दिया। आज बरसों का इंतज़ार आखिर पूरा हो चुका था। जिस मिलन के लिए दोनों ने अनगिनत इम्तिहान, दूरियां और दर्द सहे थे, वो पल आखिर उनके सामने था। आयत ने भी अपने पलकों को धीरे से बंद कर लिया और पूरे विश्वास के साथ खुद को अपने पति के हवाले कर दिया। उस कमरे में उस रात शब्दों से ज़्यादा उनके एहसास बोल रहे थे, जहाँ हर धड़कन एक दूसरे के नाम हो चुकी थी। कहते हैं सच्ची मोहब्बत सिर्फ दो लोगों को करीब नहीं लाती, बल्कि दो आत्माओं को हमेशा के लिए एक कर देती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। दो अधूरे सफ़र एक मंजिल बन गए। दो धड़कनों ने एक ही लय में जीना सीख लिया और दो दिल हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। लगभग 6 महीने बाद फैमिली कोर्ट में युविका खन्ना कोर्ट में खड़ी थी और उसके सामने ही आयत भी खड़ी थी। जज अपनी जगह पर बैठे थे और अब उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए अपने पेन को तोड़ दिया था और वो फैसला सुनकर आयत के होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने तुरंत आयरा की तरफ देखा जो वहीं सामने बैठी थी और उसका चेहरा भी एकदम से खिल गया था। अब आयरा जल्दी से भागते हुए आयत के पास आई और आयत ने भी तुरंत अपनी बाहों को फैला दिया था। उसने जल्दी से आयरा को अपनी गोद में लिया। आयरा उसके गालों को चूमते हुए बोली, अब मैं आपको मामी नहीं मम्मा कहकर बुलाऊंगी। वाह, अब से आप मेरी मॉम बन गई हो। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलते हुए वो लगातार आयत को किस कर रही थी। आयत की आंखों में भी आंसू आ गए थे और तभी उसकी नज़र युविका पर गई जिसने रेलिंग पर अपने हाथ कसे हुए थे। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। आयत की नज़रों को युविका पर देखकर आयरा ने भी युविका की तरफ देखा और तुरंत अपना चेहरा घुमाते हुए बोली, अब मुझे गंदी बुआ के पास नहीं जाना पड़ेगा। तभी दृश्यम वहाँ पर आया और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, एग्जैक्टली, अब आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा बेटा। अब मैं आपका मामू नहीं बल्कि आपका डैड हूँ और आप मेरी प्रिंसेस। ये बोलते हुए उसने आयरा को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया था। आयरा भी उसके सीने में सिमट गई। कुछ देर बाद वो बाहर की तरफ आए तो युविका उनके सामने आकर खड़ी हुई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अपनी जीत पर बहुत खुशी हो रही है ना तुम लोगों को, लेकिन देखना एक वक्त आएगा जब तुम्हारी इन खुशियों को बर्बाद करने के लिए मैं दोबारा आऊँगी और उस वक्त ऐसी आग लगाऊंगी तुम लोगों की ज़िंदगी में कि तुम चाह कर भी उसे बुझा नहीं पाओगे। आयत मुस्कुराई और बोली, पिछले 6 महीनों से तुम हमें धमकियां दे रही हो और आगे अगर 6 साल भी ये धमकियां देती रहोगी ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि रास्ते में कुत्ते बहुत होते हैं, लेकिन हम जैसे लोग उन कुत्तों की परवाह नहीं करते, बल्कि उन्हें हड्डी डालते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये बोलते हुए उसने एक नज़र दृश्यम की तरफ देखा। दृश्यम को तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसकी बीवी ने ही सब कुछ संभाल रखा था। इनफैक्ट ये आयत का ही आइडिया था कि वो कभी भी आयरा को खोने का डर अपने दिल में नहीं रख सकती। उसे आयरा पूरी तरह से चाहिए, और ऐसा तभी पॉसिबल था जब वो उनकी कस्टडी मामा मामी के तौर पर नहीं बल्कि मॉम डैड के तौर पर ले। इसलिए उन्होंने 6 महीने पहले ही रिक्वेस्ट की थी और आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया था और अब आयरा पूरी ज़िंदगी उनके पास रहने वाली थी। आयत का जवाब सुनकर युविका का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोली, कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है, और तुम एक दिन पछताओगी, ज़रूर पछताओगी आयत मल्होत्रा। तुमने मुझसे मेरा वो सब कुछ छीना है जो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए था, तो तुम्हारी खुशियाँ तो मैं छीन कर ही रहूँगी, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी उस वक्त का जब मैं कुछ करूँ तो तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो। जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई और आयत और दृश्यम अपनी जगह पर खड़े रह गए। आयरा जल्दी से बोली, इसलिए मुझे गंदी बुआ पसंद नहीं, क्योंकि वो गंदी गंदी बातें करती है, वो बेवजह झगड़ा करती हैं। थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच डैड, आपने मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। अब मुझे शहर को छोड़कर कभी नहीं जाना पड़ेगा। उसकी बातों पर आयत और दृश्यम मुस्कुराए और एक साथ उन दोनों ने उसके गालों को चूम लिया। लगभग आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी मल्होत्रा मेंशन आकर रुकी और आयत और दृश्यम दोनों ने आयरा की तरफ देखा जो आयत की गोद में ही सो चुकी थी। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसे मैं अंदर ले जाऊंगा। आयत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और दृश्यम ने आयरा को अपनी गोद में उठा लिया था। वो लोग अंदर की तरफ आए तो दृष्टि, जो कब से उन दोनों का इंतजार कर रही थी, वो तुरंत दरवाजे पर आई और अगले ही पल उसने पहले उन दोनों की आरती उतारी और फिर साथ ही साथ आयरा की नज़र भी, ताकि युविका की जो भी बुरी नज़र उसे लगी हो वो जलकर राख हो जाए। उसने दृश्यम और आयत को अंदर आने के लिए कहा। दृश्यम आयरा को लेकर सीधा उसके रूम में चला गया था, क्योंकि वो सोई हुई थी तो वो उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने उसे बेड पर लिटाया और पीछे की तरफ हटने लगा। तभी आयत भी उसके सामने आकर बैठी। उसका चेहरा इस वक्त हल्का मायूस लग रहा था। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। आयत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। दृश्यम तुरंत बोला, युविका की बातों के बारे में सोच रही हो ना। आयत ने एक गहरी सांस ली और बोली, वैसे तो उसकी बातों से मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसकी बातों से दिल में एक अजीब सा डर बैठ रहा है। दृश्यम अब आयत की तरफ आया और अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में लेते हुए बड़े ही प्यार से उसके सर को चूमा और बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जान। मैंने आज तक कभी तुम्हें या हमारे बच्चों को कुछ होने दिया क्या, जो आगे युविका जैसी लड़की हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। मैं हमेशा तुम्हारा और हमारे पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखूँगा, बस तुम मुझ पर यकीन करना। आयत मुस्कुराई और बोली, आप पर तो मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है मिस्टर मल्होत्रा, और सिर्फ भरोसा नहीं बहुत प्यार भी है आपसे। ये बोलते हुए उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा। दृश्यम मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा। उसकी निगाहें आयत के लबों पर थी, लेकिन वो उसे किस करता उससे पहले ही आयरा अपनी जगह पर उठी और अपनी आंखों को रगड़ते हुए बोली, मॉम हम घर आ गए हैं क्या, मुझे शहर के पास जाना है, वो मेरा वेट कर रही होगी। शहर कहाँ है। ये बोलते हुए उसने दृश्यम और आयत को देखा जो अब एक दूसरे से दूर हो चुके थे। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा, वो नीचे टॉयज रूम में खेल रही है, जाओ तुम भी उसके पास चली जाओ। आयरा ने अपना चेहरा हामी हिलाया और तुरंत भागते हुए बाहर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद आयत भी अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन दृश्यम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आयत जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा, मुझे जाने दीजिए ना, नीचे माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगे।
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, पर मेरा तो तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है। आयत का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वो मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, लेकिन अभी नहीं, अभी बच्चे खेल रहे हैं। क्या पता कब मेरे पास आए और कोई अजीबोगरीब डिमांड लेकर बैठ जाए। इसलिए अभी आप जाइए, जाकर ऑफिस में अपना काम खत्म कीजिए। रात को आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली पहले उसके गाल पर रखी और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर लाते हुए उसकी चेस्ट पर भी। उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी और उसकी उस मुस्कुराहट पर दृश्यम का दिल पिघल रहा था। वो अब अपनी जगह से उठते हुए बोला, ठीक है, फिर तो अब मुझे बेसब्री से रात का इंतज़ार है। अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर उसने उसके फोरहेड पर किस किया और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने पर आयत मुस्कुराई और बोली, आज आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है मिस्टर मल्होत्रा, तो आज की रात तो मैं आपके लिए ज़रूर स्पेशल बनाऊंगी। आज आपने मुझे एक बार फिर से माँ बना दिया है, ऐसे में आपके लिए तोहफा तो बनता ही है। ये बोलकर वो मुस्कुराई और फिर रूम से बाहर निकल गई। कब घर की जिम्मेदारी संभालते हुए बच्चों को संभालते और उनके साथ खेलते हुए पूरा वक्त बीत गया, आयत को पता ही नहीं चला। अब शाम का वक्त लगभग 8 बजे। वो अपने रूम में खड़ी थी और मुस्कुराते हुए अपने पूरे रूम की तरफ देख रही थी, जहां उसने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी। और अब अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट बॉक्स उसने साइड टेबल पर रखा और बोली, अब बस आपका इंतजार है मिस्टर मल्होत्रा। तभी उसे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, तो उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और नीचे की तरफ आ गई। कुछ देर बाद सबका डिनर खत्म हुआ और दृष्टि बच्चों को सुलाने के लिए उनके रूम में चली गई और आयत दृश्यम के साथ ऊपर अपने रूम में आ गई। दृश्यम आगे आगे था और आयत उसके पीछे पीछे। जैसे ही दृश्यम दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और उसने डेकोरेटेड रूम देखा, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब उसे समझ में आ गया था कि आयत ने उसे पहले ऊपर क्यों नहीं आने दिया। अब आयत भी मुस्कुराते हुए अंदर आई। दृश्यम ने उसे गहरी निगाहों से देखा और बोला, मैं यूं ही शिकायत कर रहा था कि मेरी बीबी रोमांटिक नहीं है। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी रोमांटिक तो है मेरी बीबी। ये बोलते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया। आयत मुस्कुराई और बोली, थैंक यू मुझे दोबारा माँ बनाने के लिए। दृश्यम मुस्कुराया और बोला, सूखा सूखा थैंक यू। आयत ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, गिफ्ट भी है आपके लिए। ये बोलते हुए उसने तुरंत साइड टेबल पर रखा गिफ्ट उठाया और दृश्यम की तरफ बढ़ा दिया। दृश्यम ने गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसमें उसके लिए खूबसूरत सी वॉच थी जो काफ़ी महंगी भी थी। इनफैक्ट वो दृश्यम की फेवरेट ब्रांड थी। उसने मुस्कुराते हुए आयत की तरफ देखा और बोला, ये वॉच तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे गिफ्ट में ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। आयत उसके बिल्कुल पास आई और अपने हाथ उसके कंधे पर रखते हुए पीछे उसके गर्दन की तरफ लेकर गई और मुस्कुराते हुए ही बोली, और जो आपको चाहिए आपको वो सब मिलेगा, बिल्कुल वैसे जैसे आज तक मिलता आया है। आज तक आपकी बीबी ने कभी आपको सुकून देने में कमी छोड़ी है क्या? दृश्यम ने वॉच साइड में रख कर उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट तुम ही तो मेरा सुकून हो। पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयत उसके कुछ कहने से पहले ही जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो तुरंत बोली, नहीं मिस्टर मल्होत्रा, मैं पहले ही फैसला ले चुकी हूँ और आपको अपना फैसला बता भी चुकी हूँ। अब इस पर मुझे और कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। हमारे 2 बच्चे हैं और अब इनके अलावा मुझे कोई तीसरा नहीं चाहिए। क्या आपको कोई कमी महसूस होती है हमारे परिवार में? दृश्यम ने उसके माथे पर बड़े ही प्यार से किस किया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। जब तुम मेरे पास हो तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। मुझे तुमसे और मेरी बच्चियों से बहुत प्यार है। ये कहते हुए दृश्यम ने बड़े ही प्यार से आयत को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे धीरे उसे बिस्तर तक ले आया। उसने बेहद नजाकत से उसे बेड पर बिठाया, जबकि उसकी नज़रें अब भी सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। आयत हल्की सी शर्म से मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, कम से कम लाइट तो ऑफ कर दीजिए। दृश्यम शरारती अंदाज में मुस्कुराया और बोला, बस एक ही बात का अफसोस रहेगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये क्यों नहीं लिखा कि जब भी हम दोनों के बीच प्यार के ऐसे पल आएंगे लाइट हमेशा ऑन रहेगी। हर बार तुम्हारी जिद के आगे हारना पड़ता है। आयत की हंसी छूट गई। उसने धीरे से उसका हाथ थामते हुए कहा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा मिस्टर मल्होत्रा, अब तो ये 2 दिलों का कॉन्ट्रैक्ट है, जन्मों जन्मों का रिश्ता। और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं बदला करते।
उसकी बात सुनकर दृश्यम की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने स्नेह से उसके माथे को चूम लिया, फिर कमरे की लाइट बंद कर दी। अगले ही पल उसने आयत को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके लबों को प्यार से चूम लिया। उस रात शब्द कम थे और एहसास ज़्यादा। बरसों का इंतज़ार, अनगिनत परीक्षाएं और बेशुमार मोहब्बत आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंच चुकी थी। चांदनी खिड़की से कमरे में उतरती रही और दो दिल एक दूसरे के प्यार, विश्वास और अपनेपन में ऐसे खो गए कि समय भी मानो वहीं ठहर गया। उस रात उनका मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो रूहों के उस पवित्र बंधन का था जो अब जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर चुका था। और उनका प्यार दिनों दिन बेपनाह बढ़ता गया था। दृश्यम और आयत के साथ ये सफ़र आप लोगों का कैसा रहा, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आज कहानी के लास्ट पार्ट में आप लोग कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।